आपको पता है पिछले 100 सालों से जिस सुपर पावर के दम पर पूरी दुनिया खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, आज उसी सुपर पावर की ढाल में इतने छेद हो चुके हैं कि उसकी अपनी साख पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यूरोप से लेकर वेस्ट एशिया तक सुरक्षा का जो गणित सालों से चला आ रहा था, वह रातों रात बिखर चुका है। जिस नेटो पर यूरोप की कई पीढ़ियों ने आंख बंद करके भरोसा किया और जिन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पूरे खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ी थी, आज वो सब टूटकर बिखर चुका है। जब अमेरिका ने ईरान पर सीधी सैन्य स्ट्राइक की, तो नेटो का एक भी देश अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत, जब यूरोप की अपनी चौखट पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तो पूरा यूरोप यूक्रेन को हथियार और पैसों की बोरी तो थमाता रहा, लेकिन यूरोप का एक भी देश अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालकर यूक्रेन की जमीन पर उसकी रक्षा के लिए नहीं उतरा। यह कोई छोटी कूटनीतिक चूक नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि नेटो का अस्तित्व कागजों पर तो हो सकता है, लेकिन उसकी वह पुरानी धमक और सामूहिक सुरक्षा का मूल भावना अब दम तोड़ चुकी है। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया यानी कि खाड़ी देशों का सुरक्षा गणित भी पूरी तरह से पलट गया है। जब ईरान ने खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सीधे मिसाइलें दागी, तब वहां के बादशाहों और शेखों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि करोड़ों डॉलर के अमेरिकी हथियार और जमीन पर बने विशालकाय अमेरिकी बेस असल में उनकी सुरक्षा का कोई पक्का इंतजाम नहीं है। लगभग 100 साल पुराना वह ऐतिहासिक समझौता, जिसके तहत खाड़ी देश अमेरिका को निर्बाध तेल की सप्लाई देते थे और बदले में अमेरिका उन्हें हर बाहरी हमले से बचाने की गारंटी देता था, वह सौदा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जब ढाल ही खोखली साबित हो जाए, तो अपनी तलवार खुद धारदार बनानी पड़ती है, और यही वजह है कि आज दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपनी सुरक्षा को लेकर गहरे खौफ और नई रणनीति में जुट गया है। अमेरिका के इस घटते प्रभाव और नाटो की ढहती साख के बीच एक नया गठबंधन आकार ले रहा है, जिसे वैश्विक कूटनीति के गलियारों में मक्का पैक्ट या इस्लामी नाटो का नाम दिया जा रहा है। इस नए पैक्ट में 3 मुख्य किरदार शामिल हैं: सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान। इन तीनों देशों ने मिलकर कागजों पर एक ऐसा समझौता तैयार किया है, जिसके तहत यह तय हुआ है कि यदि इनमें से किसी भी एक देश पर कोई बाहरी हमला होता है, तो उसे बाकी 2 देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। सुनने में यह आर्टिकल 5 जैसा ही एक बेहद ताकतवर और आक्रामक सुरक्षा चक्र लगता है, लेकिन केवल नाम के आगे नेटो लगा देने से या फिर एक कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देने से कोई गठबंधन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति नहीं बन जाता। असली नाटो की सबसे बड़ी ताकत उसकी नीतियां या वादे नहीं थे, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वह प्रोजेक्टेड मिलिट्री पावर थी, जिसकी बदौलत वे अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी भी महाद्वीप में सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम थे। मक्का पैक्ट के तीनों देशों सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की में से किसी भी देश के पास ऐसी सामरिक या फिर लॉजिस्टिक क्षमता ही नहीं है कि वे अपने देश की सीमा से बाहर निकलकर किसी दूसरे देश की सीमा पर और उसके जमीन पर लंबा युद्ध लड़ सके। सबसे कड़वी सच्चाई तो यह है कि आज की तारीख में कोई भी देश किसी दूसरे की जंग के लिए अपने सैनिकों की लाशें बिछाने के लिए तैयार नहीं होगा। इस मक्का पैक्ट में शामिल तीनों देशों की अपनी अपनी मजबूरियां और उससे भी ज्यादा स्वार्थ है। पाकिस्तान इस गठबंधन में किसी वैचारिक ताकत के कारण नहीं है, बल्कि अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था और पैसों की तंगी की वजह से शामिल हुआ है। वही सौदे में अपनी इकलौती सबसे बड़ी बिकाऊ चीज का आश्वासन दे रहा है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि परमाणु सुरक्षा की छतरी। वहीं सऊदी अरब के पास अकूत तेल और पैसों का अंबार तो है, लेकिन उसके पास अपनी कोई मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर सेना नहीं है। तीसरे खिलाड़ी टर्की के पास ऑटोमन साम्राज्य का पुराना खुमार, इस्लामी नेतृत्व की ललक और उसकी सबसे बड़ी ताकत आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी है। टर्की आज दुनिया के सबसे एडवांस और सस्ते ड्रोन बना रहा है, और पाकिस्तान में यह टर्की ड्रोन थोक के भाव उतारे जा रहे हैं। लेकिन क्या यह त्रिकोण असल में जमीन पर कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? तो जवाब यह है कि कागजी समझौतों की चमक तब फीकी पड़ जाती है जब उनका सामना जमीनी सच्चाइयों से होता है। मक्का पैक्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि इसके तीनों सदस्य देश खुद अंदरूनी और सामरिक रूप से बेहद लाचार और उलझे हुए हैं। अगर हम सऊदी की बात करें, तो अपनी सरजमी पर अमेरिकी अड्डों की मौजूदगी और खरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदने के बावजूद वह यमन के विद्रोहियों और ईरान के हमलों से खुद की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसे में अगर कल को सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है, तो पाकिस्तान और टर्की वहां जाकर क्या करेंगे? पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा किराए के सैनिक भेज सकता है, लेकिन जो देश खुद भारत के साथ लड़ा गया हर एक युद्ध बुरी तरह से हार चुका हो और जिसकी अपनी सेना अपने मुल्क के भीतर सुरक्षा देने में नाकाम हो, वह हजारों मील दूर बैठकर सऊदी अरब की क्या रक्षा कर लेगा? भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह के क्षेत्रीय गठबंधनों पर कूटनीतिक नजर रखना बेहद जरूरी है।
लेकिन पैनिक करने या फिर घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। कागज पर लिखा हर सुरक्षा समझौता युद्ध के मैदान में सच साबित नहीं होता। भारत की सामरिक स्थिति इतनी मजबूत है कि केवल 3 कमजोर और अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे मुल्कों का एक साथ आ जाना भारत के सुरक्षा ढांचे को हिला भी नहीं सकता। सऊदी अरब भारत का एक अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है और किसी भी हालत में सऊदी अपनी सेना या संसाधनों को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए इस्तेमाल करने की गलती कभी नहीं करेगा। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड का अमेरिकी प्रभुत्व खत्म हो रहा है। बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर दुनिया की बातें तो बहुत हुई, लेकिन वर्तमान ट्रेंड मिनीलैटरल गठबंधनों का है, यानी छोटे छोटे क्षेत्रीय देशों के वे गुट जो अपने अपने खास हितों के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसी बदलते वैश्विक संतुलन के बीच एक और नया शक्तिशाली विकल्प सुगबुगा रहा है, जिसे भविष्य का नया क्वाड माना जा रहा है। इस प्रस्तावित गठबंधन में 4 अलग अलग लेकिन अपने क्षेत्र के सबसे ताकतवर देश शामिल हैं: भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और जापान। इस नए क्वाड के चारों स्तंभ को अगर आप ध्यान से देखें तो यह समीकरण बेहद सटीक बैठता है। जापान के पास असीमित पूंजी और दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है और दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा के छत्र छाया में रहने के बाद अब जापान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और अपनी परमाणु नीतियों पर भी नए सिरे से विचार कर रहा है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे लिथल मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सटीक खुफिया तंत्र और सीमा पार जाकर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने का अडिग जज्बा है, जैसा कि उसने ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ हर मोर्चे पर साबित किया है। तीसरा खिलाड़ी यूएई है, जिसने समय रहते यह भांप लिया कि आने वाले कुछ दशकों में तेल का कुआं सूख जाएगा। इसीलिए यूएई अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को इस तरह री इंजीनियर कर रहा है कि दुबई और दोहा दुनिया के सबसे आधुनिक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस और टेक्नोलॉजी हब बन चुके हैं, जहां ग्लोबल कैपिटल आ रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान तनाव के समय अपनी सुरक्षा की चिंता यूएई को भी सता चुकी है, इसीलिए उसे भी एक ठोस रक्षा साझेदार की जरूरत है। और इस पूरे फ्रेम में चौथा और सबसे बड़ा स्तंभ है भारत, जिसके पास विशाल मैन पावर, आधुनिक सैन्य बल, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यह नया क्वाड किसी एक देश को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपस में एक दूसरे की रक्षा, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक आदर्श ढांचा प्रस्तुत करता है। अगर यह गठबंधन पूरी तरह से औपचारिक आकार लेता है तो यह दुनिया के किसी भी कागजी गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ चारों देश एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, ना कि एक दूसरे पर बोझ बनते हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह यूएई के तर्ज पर अपने देश को एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय हब बनाना चाहता है, लेकिन वह वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने में लगातार नाकाम रहा। सऊदी अरब अपनी तेल की तिजोरी खोलकर कंगाल पाकिस्तान को कुछ समय के लिए खरीद तो सकता है, उसके नेताओं को वेल आउट पैकेज तो दे सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान से ऐसी सैन्य क्षमता नहीं खरीद सकता जो जमीन पर कोई बड़ा बदलाव ला सके। पाकिस्तान और टर्की जैसे देश खुद अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दूसरों के मोहताज हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय रणनीतिकारों के बीच 2 तरह के विचार हैं। एक वर्ग का मानना है कि 2 घोर भारत विरोधी देश पाकिस्तान और टर्की का सऊदी के पैसों के साथ एक मंच पर आना भारत की सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। लेकिन दूसरा और अधिक मैच्योर दृष्टिकोण यह मानता है कि भारत को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, पर किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सऊदी अरब के भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं और वह कभी भी पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे में मोहरा बनने के लिए अपनी वैश्विक साख दांव पर नहीं लगाएगा। जहां तक टर्की का सवाल है, टर्की की विदेश नीति हमेशा से भारत के खिलाफ आक्रामक और पाकिस्तान के प्रति झुकी हुई रही है। करगिल युद्ध से लेकर कश्मीर के मुद्दे पर और हाल के वर्षों में चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय बयानों तक टर्की ने हमेशा खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। वह पाकिस्तान को एडवांस वायर कतार TB2 ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन केवल टर्की के हथियार मिल जाने से पाकिस्तान की फौज भारत की विशाल और आधुनिक सेना के सामने बढ़त हासिल नहीं कर सकती। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अनुशासन, आर्थिक ताकत और मनोबल से जीते जाते हैं। पाकिस्तान की असली त्रासदी यह है कि वह बाहर से अपनी ताकत का जितना भी चाहे ढिंढोरा पीट ले, अंदर से उसकी हालत एक भरभराकर गिरती इमारत जैसी है। उसकी अपनी सीमाएं और उसके अपने राज्य जल रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA लगातार पाकिस्तानी सेना के काफिलों और चौकियों पर हमले करके उन्हें खदेड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों और उग्रवादियों के सामने पस्त नजर आ रही है। POJK में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर रही है। अंदरूनी मोर्चे पर पिट रही पाकिस्तानी सेना के लिए बाहरी सीमा पर भी कोई राहत नहीं है।
उसकी पश्चिमी सीमा पर कल तक जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपना पालतू मोहरा समझा था, वही तालिबान आज डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे निशाना बना रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक पाकिस्तान पूरी तरह से दुश्मनों और अशांति से घिरा हुआ है। इस पूरे इलाके में पाकिस्तान का एकमात्र तथाकथित सदाबहार दोस्त चीन बसता है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। लेकिन चीन की पूरी विदेश नीति केवल और केवल एक सिद्धांत पर काम करती है, चीन का अपना राष्ट्रीय हित। चीन किसी का भी सगा नहीं है और इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। 1971 के भारत पाक युद्ध में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे और उसकी सेना आत्मसमर्पण कर रही थी, तब चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक भी सैनिक नहीं भेजा। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान जब परवेज मुशर्रफ मदद की भीख मांगने बीजिंग भागे थे, तो चीन ने साफ शब्दों में उन्हें वापस लौटा दिया था कि वे यह जंग अपने दम पर संभाल लें। चीन अच्छी तरह से जानता है कि भारत से सीधी सैन्य टक्कर लेना उसके अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए आत्मघाती होगा। 1962 की परिस्थितियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और सख्त जवाब ने चीन को यह अच्छी तरह से समझा दिया है कि जमीनी स्तर पर भारत की सेना को दबाना अब असंभव है। यही वजह है कि चीन अब भारत से सीधी जमीनी जंग लड़ने के बजाय केवल आर्थिक दबाव, साइबर स्पेस, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर अपनी चालें चलता है। चीन कभी भी पाकिस्तान के फटे में टांग अड़ाकर भारत से खुद को बड़े युद्ध में नहीं झोंकेगा। मक्का पैक्ट या इसी जैसे किसी भी नए गठबंधन की गहराई से विश्लेषण करने पर एक ही बात साफ होती है, यह समझौता सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के किसी महान सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी अपनी गहरी असुरक्षा का एक सामूहिक प्रदर्शन है। ये तीनों देश वैश्विक पटल पर अकेले पड़ जाने के डर से एक दूसरे का हाथ थामकर खुद को केवल एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं। व्यापारिक और सामरिक धरातल पर यह सोच ही हास्यास्पद है कि टर्की या सऊदी अरब के सैनिक पाकिस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, या फिर पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक किसी दूसरे देश में जाकर कोई बड़ा सैन्य चमत्कार कर दिखाएंगे। जो सैनिक अपने घर के भीतर बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में अपनी चौकियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, वे किसी विदेशी सरजमी पर जाकर क्या रणनीति बनाएंगे। अमेरिका की घटती साख और उसके 100 साल पुराने सुरक्षा छतरी के ध्वस्त होने के बाद पूरी दुनिया में आने वाले समय में ऐसे अनगिनत छोटे छोटे क्षेत्रीय गठबंधनों का बनना और टूटना तय है। अब असली सवाल यह नहीं है कि ये कमजोर पैक्ट कागजों पर कितने बड़े दावे करते हैं। असली सवाल यह है कि महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत अपनी विदेश नीति, अपनी सैन्य शक्ति और अपने नए क्वाड जैसे व्यवहारिक गठबंधनों के दम पर इस नई बदलती वैश्विक व्यवस्था में दुनिया को किस दिशा में ले जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।